Hello student, I am going to make you understand about the excretion. Okay, so first we know the meaning of excretion. What is excretion? So student, you know that excretion is the biological process by which we remove the harmful nitrogenous waste from our body. Okay, एक्सक्रेशन जो है उस प्रोसेस के द्वारा हम अपने बॉडी में स्टूडेंट जो भी नाइट्रोजीनस वेस्ट हार्मफुल जो वेस्ट इकट्ठा होता है उसको रिमूव करते हैं. एज यू नो डैट कि हमारे बॉडी में जो है हमेशा मेटाबॉलिक प्रोसेस चलता रहता है ना. और उस मेटाबॉलिक प्रोसेस से जो है बहुत सारे जो उसका बाई प्रोडक्ट जो है वो नाइट्रोजीनस वेस्ट के रूप में इकट्ठा होता रहता है. ओके, तो हम जानते हैं बहुत सारे एनिमल में जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन जैसे लंग होता है, जैसे कि स्किन होता है. ओके, तो हमारे बॉडी में जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो किडनी है. ओके, सो वी नो अबाउट दिस एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन डिटेल, कैसे ये किडनी वर्क करता है ना, और क्या क्या चीज़ें ये रिमूव करता है हमारे बॉडी से. ओके, सो लेट स्टार्ट. तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन में जो है स्टूडेंट हमारे बॉडी में क्या क्या होता है, तो देख रहे हो यहाँ पे पेयर ऑफ किडनी जो है एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. और इसको सपोर्ट, ये जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के साथ जो ये देखो यूरेटर है ना, ये इसके साथ अटैच होता है. जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो यहाँ तक लाता है. पेयर ऑफ यूरेटर और पेयर ऑफ किडनी, और दिस इज़ द ब्लैडर. ये ब्लैडर में आके इकट्ठा होता है और ब्लैडर से यूरेथ्रा जो है वो इसको रिमूव करता है. ओके, जब हमें टॉयलेट फील होता है तो मैक्चुरेशन जिसको हम बोलते हैं, तो मैक्चुरेशन प्रोसेस के द्वारा इसको जो भी यहाँ पे इकट्ठा होता है उसको हम अपने बॉडी से निकाल देते हैं. ओके, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम किडनी. तो स्टूडेंट किडनी क्या होता है? किडनी जो है पेयर ऑफ, देख रहे हो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, सॉलिड बीन शेप का है. ये जो राजमा देखे हो ना, राजमा, तो राजमा को सोचो थोड़ा बड़ा होता है, उस तरह से बीन शेप का होता है. और ये एब्डोमिनल कैविटी में होता है. और स्टूडेंट ये हमारे आगे साइड में नहीं होता है, हमारे पीछे साइड में होता है, डॉर्सल बॉडी वॉल पे अटैच होता है. ओके, सो हम कह सकते हैं अ पेयर ऑफ रेडिश ब्राउन सॉलिड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर विच लाई इन द एब्डोमिनल कैविटी अटैच टू द डॉर्सल बॉडी वॉल. ओके, और स्टूडेंट यहाँ पे देखो ये रीनल आर्टरी और रीनल वेन, ये दिस इज द आर्टरी, रेड वाला जो है दिस इज द आर्टरी एंड दिस इज द रीनल वेन. ये आर्टरी और वेन क्या करता है स्टूडेंट? रीनल आर्टरी ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड. यू नो दैट कि हमेशा आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ लाएगा? किडनी के पास लेके आता है, और विथ वेस्ट प्रोडक्ट. और इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होगा? नाइट्रोजीनस वेस्ट होगा. और नाइट्रोजीनस वेस्ट यहाँ पर किडनी के पास क्या होता है, वो उसका जो वेस्ट है वो रिमूव हो जाता है, और फिर से वो ब्लड जो है रीनल वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के हार्ट के पास चला जाएगा. ठीक है, तो रीनल आर्टरी ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाता है स्टूडेंट यहाँ किडनी के पास, और किडनी उसमें से नाइट्रोजीनस वेस्ट को रिमूव करेगा, और फिर रीनल वेन जो है उस ब्लड को लेकर के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, चूँकि उसमें से नाइट्रोजीनस वेस्ट अब रिमूव हो चुका है ना, और हार्ट के पास जाएगा. हार्ट फिर उसको पंप करेगा और लंग के पास भेजेगा. लंग के पास वो जो प्रोसेस होता है जिसमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करते हैं और फिर से पूरे बॉडी में भेजते हैं, वो सारा कुछ होगा. ओके, उसके बारे में मैं पहले वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ. ठीक है, तो रीनल आर्टरी को आप लिख सकते हो, इट ब्रिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड लैडन विथ वेस्ट प्रोडक्ट टू द किडनी. और रीनल वेन को आप लिख सकते हो, इट कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम विच वेस्ट प्रोडक्ट हैव बीन रिमूव्ड. ओके, देन कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी. ओके स्टूडेंट, इस किडनी जो है वो जो किडनी ऐसा दिख रहा है ना, बेसिकली जब आप इसको देखोगे तो ये बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर से बना होता है, जिसको हम नेफ्रॉन बोलते हैं. ठीक है, तो एक एक किडनी में लगभग 1 मिलियन यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन पाया जाता है. 10 लाख इधर, 10 लाख इधर. ओके, आर द फंक्शनल, तो हम कह सकते हैं कि नेफ्रॉन आर द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ओके, किडनी का फंक्शनल यूनिट जो होता है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं. ठीक है स्टूडेंट, नेफ्रॉन कैसा होता है तो उसके बारे में हम देखेंगे. दिस इज द नेफ्रॉन. देखो यहाँ पे दिया हुआ है रेफनॉड का स्ट्रक्चर, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन जो है कंसिस्ट ऑफ मेनली टू पार्ट, दैट इज द मालपीजियन बॉडी. दिस इज द मालपीजियन बॉडी इसको बोलते हैं. दिस इज द रीनल ट्यूब्यूल. ओके, मालपीजियन बॉडी एंड रीनल ट्यूब्यूल. आप थोड़ा सा फाइन स्ट्रक्चर इधर देख सकते हो. सी हियर मालपीजियन बॉडी एंड दिस इज द रीनल ट्यूब्यूल. ओके स्टूडेंट, तो ऐसे बनाने के लिए जब है तो हम ऐसे बना सकते हैं, और ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो मैं इसमें समझा देती हूँ. देखो सी हियर,
दिस इज द रीनल आर्टरी, जिसको ये रीनल आर्टरी, जो ये आर्टरी यहाँ है ना, ये कैसे आता है, तो दिस इज द रीनल आर्टरी, यहाँ आया एक मालफिजन। जो रीनल आर्टरी है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के आते हैं, और आने के बाद यहाँ फाइन ब्रांचेस में देखो डिवाइड हो जाता है, जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोमेरुलस। यानी एफरेंट आर्टरी फाइन ब्रांचेस में कैपिलरीज में डिवाइड हो जाता है, दैट इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलस। और फिर एक ग्लोमेरुलस इकट्ठा होकर के फिर से इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम इफरेंट आर्टियोस बोलते हैं। तो एफरेंट ब्लड को लेकर के आता है और इफरेंट ब्लड को फिर से लेकर के जाता है। तो ब्लड एफरेंट से आया यहाँ पर और ग्लोमेरुलस से ये फिल्टर हो जाता है और बोमेन्स कैप्सूल में इकट्ठा होकर के फिर ये नीचे की तरफ जाता है। ठीक है, देखो एफरेंट ब्लड को लेके आता है और ग्लोमेरुलस में ये फिल्टर हो जाता है। ओके, फिल्टर करके ग्लोमेरुलस इसको बोमेन्स कैप्सूल से फिर ये नीचे की तरफ चला जाता है। और फिर जो ब्लड जिससे नाइट्रोजनस वेस्ट निकल चुका है, फिर इफरेंट से ये वापस आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ग्लोमेरुलस क्या होता है? इट इज द बंच ऑफ फाइन ब्लड वेसल्स दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस. Blood enter the glomerulus through afferent arteriole and it leave it through the efferent arterioles. Okay, here glomerulus filters the blood. Okay, अब बोमेन्स कैप्सूल क्या करता है स्टूडेंट? दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल, एक कप लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ना, दिस इज द बोमेन्स कैप्सूल. बोमेन्स कैप्सूल क्या करता है? कप शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, फाइन पोर है इसके अंदर, फाइन पोर है जो आपको दिख रहा है ना, फाइन पोर होता है. वो फाइन पोर से जो है जो भी चीज़ों को अंदर जाने के लिए अलाउ कर देता है. टू अलाउ पासेज ऑफ मटेरियल फिल्टर आउट ऑफ द ग्लोमेरुलस, जो भी चीज़ें ग्लोमेरुलस ने फिल्टर किया है उसको वो नीचे जाने के लिए अलाउ कर देता है. ओके स्टूडेंट, तो हम थोड़ा इस स्ट्रक्चर में देख लेते हैं. यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया. अब उसके बाद आप देखो ये जो है ना, दिस इज द पीसीटी, दिस इज द पार्ट ऑफ पीसीटी. पीसीटी कहने का मतलब होता है प्रोक्सिमल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल्स. प्रोक्सिमल क्यों? क्योंकि ये बोमेन्स कैप्सूल के नज़दीक है. एंड दिस इज द लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप. जो यू शेप स्ट्रक्चर है ना, इट इज द लूप ऑफ हेनले. ओके, एंड दिस इज द डीसीटी. डीसीटी कहने का मतलब है डिस्टल कन्वोलेटेड ट्यूब्यूल. जो बोमेन्स कैप्सूल से दूर है उसको हम डीसीटी बोलेंगे, और जो बोमेन्स कैप्सूल के पास है उसको हम पीसीटी बोलेंगे. और यू शेप स्ट्रक्चर जो है इसको हम हेनलेज लूप या लूप ऑफ हेनले बोलते हैं. ओके स्टूडेंट, तो स्ट्रक्चर आपको नेफ्रॉन का समझ में आया. और ब्लड यहाँ से फिल्टर होकर के जब आता है तो इस सब से होता हुआ, और इसके अंदर भी प्रोसेस होगा, मैं बस समझाती हूँ वन बाय वन. और यहाँ जाके कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठा हो जाता है, और फिर कलेक्टिंग डक्ट से ये जो है यहाँ यूरेटर के थ्रू फिर सारा कलेक्टिंग डक्ट कलेक्ट करके इधर डालेगा, और यूरेटर के थ्रू फिर ये यूरिनरी ब्लैडर में आता है. ओके, यूरिन जो है. ओके, तो हम इसको समझते हैं. पीसीटी क्या होता है? इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द रीनल ट्यूब्यूल. ओके, why it is called PCT? Due to its proximity to the glomerulus. Okay, then this loop of Henle, it is the second part of this renal tubule, and it is called the loop of Henle because it form a loop. Here you see it is form a loop like structure. ओके, इसको ऐसे हम बोलेंगे, इट इज़ द डिसेंडिंग असेंडिंग और ये डिसेंडिंग और असेंडिंग और यू शेप इसका पार्ट होता है. ओके, एंड दिस इज द डीसीटी. ओके, एंड दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट, है ना. उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से यूरिन जो है वो फॉर्म होता है, क्या इसका जो है मैकेनिज्म है यूरिन फॉर्मेशन का. तो स्टूडेंट, यूरिन फॉर्मेशन का वैसे हम 3 और कई बार जैसे कुछ बुक में 4 भी लिखा हुआ है स्टेप्स. तो बेसिकली हम 3 स्टेप्स को डिस्कस करते हैं. पहला ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है. जो ये ग्लोमेरुलर मैंने जो बताया था, ग्लोमेरुलर से जो ब्लड जो फिल्टर्ड हो जाता है और उसका नाइट्रोजिनस वेस्ट जो है इसमें इकट्ठा होता है और बाहर निकल के आ जाता है, और जो प्यूरिफाइड ब्लड है जो ऊपर की तरफ चला जाता है इफरेंट आर्टियोल से. तो दिस इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, क्योंकि ये ग्लोमेरुलर जो है इसको फिल्टर्ड कर रहा है. ओके, बट ये फिल्ट्रेशन होता है, लेकिन इसमें कुछ ज़रूरी चीज़ें भी निकल के आ जाती हैं जिसको दोबारा से फिर रीऑब्जर्व करने की ज़रूरत होती है. तो दिस इज कॉल्ड द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. क्या होता है स्टूडेंट, इसको तुम लिख सकते हो.
ब्लड फ्लो इनसाइड द ग्लोमेरुलस अंडर प्रेशर ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ द इफरेंट आर्ट्रियोल। चूंकि ये देखो नैरो है ना, तो इसलिए प्रेशर से जाता है। एज अ रिजल्ट इट अंडरगो प्रेशर फिल्ट्रेशन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। इसको कई बार हम अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोलते हैं। ऑल स्मॉल वॉल्यूम सॉल्यूट लाइक जैसे यूरिया, यूरिक एसिड है, अमीनो एसिड है, हार्मोन है, ग्लूकोज, आयरन, विटामिन एंड वाटर आर फिल्टर्ड आउट। ये सारे फिल्टर्ड होकर के इधर आ जाते हैं एंड इंटर्ड इन द बोमेंस कैप्सूल में चले जाते हैं। द प्रोडक्ट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलर फिल्टरेट। और इस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर फिल्टरेट। ये देखो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ, फिर से इसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर, डिजॉल्व साल्ट, यूरिया और ग्लूकोज, अमीनो एसिड, ये सब इसके अंदर इकट्ठा होता है। ओके, तो अब जो कुछ जरूरी चीजें भी इसके अंदर फिल्टर होके आ गया है, और अब इसका हमें तो अब सारा जैसे ग्लूकोज यदि बॉडी से बाहर निकल जाए और कुछ जैसे साल्ट निकल जाए तो हमारा जो है बॉडी तो ये सब का स्कर्सिटी हो जाएगा बॉडी में, है ना। अमीनो एसिड निकल जाए जो प्रोटीन के लिए बहुत यूजफुल होता है, तो इसलिए जो है फिर आगे जाके इसका रीअब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि हमारा बॉडी जानता है ये चीज़ें हमारे लिए बहुत यूजफुल है, तो दोबारा से वो उसको रीअब्जॉर्ब करेगा, है ना। तो सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी, डीसीटी और लूप ऑफ फेल्ले में होगा। तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ किसका रीअब्जॉर्प्शन करेगा? ग्लूकोज, अमीनो एसिड, यूजफुल साल्ट्स और लॉट ऑफ वाटर का रीअब्जॉर्प्शन यहाँ होता है, जिसको हम ऑस्मो रेगुलेशन भी बोलते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ों का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लिख सकते हैं नेफ्रेटिक फिल्ट्रेट भी इसको हम बोलते हैं। जो ये फिल्टर हो, क्या इसको नेफ्रेटिक फिल्ट्रेट या प्राइमरी यूरिन भी बोलते हैं। पास इनटू द पीसीटी, द पीसीटी के अराउंड जो ये ट्यूबुल है ना ब्लड का, कैपिलरी, ये फिर से उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, रीअब्जॉर्प्शन करेगा। ओके, चलो उसके बाद ट्यूबुलर सिक्रेशन होता है स्टूडेंट। ट्यूबुलर सिक्रेशन अब क्यों होगा? अब जो रीअब्जॉर्प्शन कर लिया, लेकिन फिर भी इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूजलेस चीज़ें चली जाती है, तो फिर से उसको सिक्रेशन करता है ये। इट अकर मोस्टली इन द ट्यूबुलर सिक्रेशन जो है मोस्टली ज़्यादातर डीसीटी के पास होता है ना, विच इज ऑल्सो सराउंडेड बाय पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और देखो ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी इसको सराउंड करके चारों तरफ से घेर के कैपिलरी उसको रखता है। इट इंश्योर द रिमूवल ऑफ ऑल द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड। और ये देखता है ट्यूबुलर सिक्रेशन, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट इसके अंदर चला भी गया होगा तो ट्यूबुलर सिक्रेशन जो होता है वो वेस्ट प्रोडक्ट को, सारा वेस्ट प्रोडक्ट को इसमें से रिमूव कर देता है। जैसे यूरिया यदि क्योंकि इसके पोर्स बहुत फाइन होते हैं ना, तो कभी कभी ये डिफ्यूजन के द्वारा चले जाते हैं, तो जैसे चला गया है तो वो सबको ये रिमूव करेगा। यूरिया है, यूरिक एसिड है, क्रेटिनिन है और साल्ट भी, जैसे कि के प्लस पोटासियम आयन, हाइड्रोजन आयन, ये सब जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होता है ये बैलेंस बनाने के लिए, है ना। तो ये जो है जो हमारे बॉडी में यदि एक्स्ट्रा हो जाएगा तो प्रॉब्लम करेगा, कम होने से भी प्रॉब्लम करेगा। तो यदि एक्स्ट्रा है तो उसको जो है ट्यूबुलर सिक्रेशन के द्वारा बॉडी जो है उसको निकाल देता है यूरिनरी ट्यूबुल में, टू मेंटेन द प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑफ पीएच ऑफ यूरिन। तो पीएच के प्लस आयन, एच प्लस आयन को निकाल दिया जाता है ताकि यूरिन का पीएच जो है वो बना रहे। ओके, और जो है कई बार कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन भी हम देखते हैं कि यूरिन का कंसंट्रेशन के ऊपर भी ये डिपेंड करता है कैसे होता है। तो देखिए 75% वाटर जो होता है वो ऑब्जर्व हो जाता है। 75% ऑफ वाटर कंटेंट ऑफ नेफ्रेटिक फिल्टरेट इज रीऑब्जर्व्ड इन द रीजन ऑफ पीसीटी। पीसीटी में जो है 75% वाटर जो है जो भी यहाँ फिल्टर हो क्या है उसका ऑब्जर्व हो जाएगा, और बाकी का जो 10% वाटर बचता है ना वो पासेस आउट ऑफ द फिल्टरेट थ्रू ऑस्मोसिस। यहाँ पे मैंने बताया ऑस्मोसिस के थ्रू जो होता है, और इधर जो है लूप ऑफ फेल्ले से पास कर जाएगा। ओके, और बाकी जो है फर्दर कंसंट्रेशन टेक प्लेस इन द एरिया ऑफ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में जा करके जो है फिल्ट्रेशन होगा थोड़ा। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होता है निकलता है, वो जो है इसमें हेल्प करता है। और कई बार जो होता है जैसे डायबिटिक पेशेंट है वो सब में जो है डायबिटिक पेशेंट में एडीएच हार्मोन वगैरह का डेफिशिएंसी हो जाता है, तो उनको बार बार यूरिनेशन होने का प्रॉब्लम होता है। ओके स्टूडेंट, तो इतना आपको इसके अंदर क्या क्या फंक्शन होता है वो समझ में आया। उसके बाद हम आते हैं यहाँ, ये सारा जो है फिर यूरेटर इसको क्या करेगा, जो भी यहाँ पे फिल्टरेट होकर आ गया कलेक्टिंग डक्ट के पास, और यूरेटर इसको इकट्ठा करके यूरिनरी ब्लैडर के पास भेजेगा, और यूरिनरी ब्लैडर जो है यूरेटर से इसको बाहर निकाल देगा। ओके, एक टर्म हमें समझना है, मैच्योरेशन क्या होता है। जब इट इज अ प्रोसेस इन विच द एक्सपल्सन ऑफ यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर से जब हम यूरिन को निकालते हैं, यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को निकालने के प्रोसेस को हम बोलते हैं मैच्योरेशन। ओके,
अब हम देख लेते हैं किडनी का क्या क्या फंक्शन होता है। तो सिर्फ ये रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट ही किडनी का फंक्शन नहीं है, वाटर बैलेंस को हमारे बॉडी के अंदर बना के रखता है, साल्ट को हमारे बॉडी के अंदर जो है साल्ट कंटेंट को मेंटेन करके रखता है, रेगुलेट करता है, बॉडी के पीएच को मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, और एक्सेस वाटर जो यदि बॉडी में है, एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस वाटर सॉल्युबल ड्रग, विटामिन एंड अदर सब्सटेंसेस को रिमूव भी करता है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सक्रिएशन। ओके, थैंक यू।